75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। दोस्तों, पूरे देश के अंदर घमासान है और विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर 2025 में पूरे 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। क्या वो रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे? जैसा कि अभी एक दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया, एक जनसभा के अंदर ऑन कैमरा कहा कि 75 साल के हो जाने के बाद में आदमी को बाजू हो जाना आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। यानी उनका इशारा खुल्लम खुल्ला मोदी जी की तरफ जा रहा था। यानी पूरे देश के अंदर इस 75 वर्ष के नियम को बनाए हुए के ऊपर पूरे देश में चर्चा है कि माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने ये नियम अपने आप ही बनाया था और जिसका मकसद बहुत कुछ खास था बनाने का, जिसके पीछे बहुत राज छुपे हैं। यानी 2013 के अंदर ही ये उन्होंने ये लागू कर दिया नियम और अघोषित नियम लागू किया और अपने साथियों से ये कहना चालू कर दिया कि 75 वर्ष के बाद में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और अगर 75 वर्ष के हमारे बुजुर्ग नेता अगर चुनाव में भागीदारी लेते हैं तो उनको सरकार के अंदर कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। तो ये रणनीति गुजरात लॉबी ने सत्ता में आने से पहले ही तैयार कर रखी थी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके मुकाबले में उनसे ज़्यादा सीनियर बुजुर्ग नेता पहले से ही मौजूद थे। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे, लालजी टंडन मौजूद थे, कलराज मिश्रा जी मौजूद थे। तो ऐसे में गुजरात लॉबी की और इस जोड़ी की, अमित शाह और मोदी की जोड़ी की, इनकी मनमानी नहीं चलती। इस वजह से इन्होंने प्री प्लानिंग किया कि ऐसा हथकंडा लाओ कि ताकि जितने भी बुजुर्ग नेता हैं, जितने भी कद्दावर नेता हैं, वो एक साइड हो जाएं और अपने इस मिशन के अंदर मोदी जी किसी हद तक कामयाब हुए। कुछ लोग पहले ही चुनाव ही लड़ने की उन्होंने अपनी मंशा को खारिज कर दिया। जो लोग जबरन चुनाव लड़े भी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनको भी सरकार के अंदर कोई स्थान नहीं दिया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने भाजपा को जमीन से उठाकर शिखर पे पहुंचाया। याद कीजिए वो ज़माना जिस टाइम में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर पूरे भारत का भ्रमण किया है। तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के परखचे उड़ा दिए, कांग्रेस की ज़मीन को समाप्त कर दी, विपक्ष धराशायी हो गया और उनकी इतना बड़ा योगदान। और उसके बाद में पहली बार भाजपा सरकार सत्ता के द्वार पर पहुंच गई। ऐसे नेता जिनकी उसी श्रेणी में उसी गुट के अंदर मुरली मनोहर जोशी भी थे, उसी में कलराज मिश्रा भी थे, तो उसी के अंदर लालजी टंडन भी थे, अरुण शौरी भी थे। लेकिन अब गुजरात लॉबी के माइंड, ये चतुर और चाणक्य माइंड की देन रही कि उन्होंने पहले ही कहना ये चालू कर दिया कि 75 साल रिटायरमेंट का टाइम है और इसके बाद में लोगों को राजनीति में रहना नहीं चाहिए। यदि हम कोई लड़ने भी चाहेगा तो उसको हम सरकार में स्थान नहीं देंगे। तो फिर क्या मकसद रह गया चुनाव लड़ने का, जब आपको कोई स्थान ही नहीं मिल रहा, कोई स्पीकर नहीं बनाया जा रहा, कोई मंत्री पद नहीं दिया जा रहा और आप ऐसे योग्य
और कर्मठ नेता रहे हैं, यानी बीजेपी के अंदर आपकी एक पहचान रही है, और आप इस वक्त आकर यह ऐलान होता है कि तुम सिर्फ चुनाव लड़ तो लो लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तो इस वजह से जितने भी बड़े नेता थे वो सबको साइड कर दिया, और इसमें हमारे यूपी के जो सबसे कद्दावर नेता थे राजनाथ सिंह, इनको मजबूरन इन्होंने गृह मंत्री बनाया, लेकिन गुजरात लोबी ने इनको फिर छटनी करी और इनको रक्षा मंत्री पर लिया है। और ये एक जोड़ी, यानी सबसे ऊंचा पद प्रधानमंत्री का, दूसरा पद जो होता है वो गृह मंत्री का, ये दोनों गुजरात लोबी ने हथिया लिए कह सकते हो, या अपने ये इस पर आसीन हो गए। और ये 11 साल इसी तरह से इन्होंने अपना राजनीति जीवन तय किया। लेकिन माननीय श्री मोहन भागवत के इस ऐलान के बाद में कि 75 साल के हो जाने के बाद में साइड हो जाना चाहिए, तो ये कहीं मोदी जी का नाम न लेकर इशारा मोदी जी की तरफ है। और इस बात जब ये ऐलान किया है माननीय भागवत जी ने, तो पूरे विपक्ष हमलावर हो गया मोदी जी को लेकर। और अब विपक्ष को पूरी तरह से याद आ गया कि ये जाल तो माननीय श्री मोदी जी का ही बुना हुआ है, और अब इस जाल में अगर ये निकाल मारते हैं, नहीं फंसते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मोहन भागवत जो 12 सितंबर को रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है, और उन्होंने कहा कि मैं अब 75 वर्ष का हो गया हूं और 12 सितंबर को मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। अगर मोहन भागवत जी 12 सितंबर को आरएसएस का जो पद है उसको छोड़ देते हैं, तो एक जबरदस्त दबाव पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री पर कि वो जिन्होंने इस कानून को लागू किया और वो इसका खुद पालन न करे, तो अब अपने जाल में खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। यानी आप जब गड्ढा किसी और के लिए खोदते हो तो उसमें आप एक दिन खुद ही गिर जाते हो। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि 2 महीने भी नहीं बचे हैं 12 सितंबर आने में। उस वक्त में बदलाव क्या होने वाला है, और आरएसएस क्योंकि बीजेपी की जननी है, बीजेपी की संरक्षक है, आरएसएस से कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए निकल के आएगा, ये तो समय ही बतलाएगा। ना अभी इसमें कुछ कह सकते हैं, ना कोई कयास आराइया लगा सकते हैं। लोगों का कहना से ये भी है दबी जुबान में कि राजनाथ सिंह सबसे काबिल नेता हैं, यही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि नितिन गडकरी अगले प्रधानमंत्री बनने चाहिए। कुछ दबी जुबान में कहते हैं कि इनके बाद में तो अमित शाह जी का नंबर है, लेकिन अमित शाह जी और मोहन भागवत यानी आरएसएस का 36 का आंकड़ा है। आरएसएस क्योंकि एक तरह से मालिक है बीजेपी की, आरएसएस किसी कीमत पे अमित शाह जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी, और ना ही उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने का कोई गट्स है। अगर प्रधानमंत्री बनता है तो वो आदमी आरएसएस का होगा, और वो आदमी आरएसएस की मर्जी से बनेगा, आरएसएस से निकलकर ही वो चेहरा आएगा। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इनके बाद में अगर माननीय प्रधानमंत्री रिटायरमेंट लेते हैं तो इसके बाद में योगी जी का नंबर है। लेकिन इस बात को भी जो संविधान है, जो
संविधान के अनुसार आदमी इस चोले के अंदर प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले सकता। तो ये भी यहां से भी कट लगता है। अब देखना बहुत रोमांचक होगा कि 17 सितंबर के बाद में देश को कौन सा प्रधानमंत्री बनता है। माननीय प्रधानमंत्री ने तो अभी तक अपने लचीला रवैया अपनाया। 11 सालों के अंदर जो देश को दिया वो देश बहुत भली भांति जानता है। यानी पूरे भारत के अंदर जहां जहां भी प्रांत के अंदर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर मुख्यमंत्री न देकर एक डमी मुख्यमंत्री दिया है, जिससे जनता आहत है और जनता का कोई काम हो ही नहीं रहा है। आप किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उठा कर देख लो, इनकी मर्जी से बना है। अभी हाल में ही दिल्ली का मुख्यमंत्री देखो, रेखा गुप्ता, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं कहां से लाए और मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी। दिल्ली की जनता बेहद परेशान है। इसी तरह से अपनी मर्जी के और नाकाबिल लोगों को मुख्यमंत्री बनाते गए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय श्री अमित शाह जी सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए। अगर ये दिन को रात कहें तो वो रात कहे, ये रात को दिन कहे तो दिन कहे। इनको ना और किसी तरह की जिरहबाजी पसंद नहीं है और इन्होंने उस नेता को दरकिनार किया है जिस नेता ने जर्रा बराबर भी इनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश की है, चाहे उसमें यशवंत सिन्हा हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो या देश के और कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा के होने के बावजूद भाजपा सरकार के ऊपर आवाज और उसकी गलत नीतियों पर आवाज उठाइए। तो इस गुजरात लॉबी ने उनको किनारे कर दिया है। तो ये इस जोड़ी का एक कमाल की जोड़ी रही और इस जोड़ी ने, अब आप ये भी समझ लो, ये भी सच्चाई है कि माननीय प्रधानमंत्री अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो अमित शाह जी भी कभी रिटायरमेंट तय है, क्योंकि ये दो जिस्म एक जान है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। गुजरात से ऐसे ही चलते चले आ रहे हैं और इसी वजह से अभी 2 दिन पहले ही श्री अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मैं रिटायरमेंट जब भी हूँ तो मैं अपने घर बार अपनी खेती बाड़ी को संभालूंगा। यानी उनकी ज़बान पर रिटायरमेंट का शब्द का आ जाना ये संकेत देता है कि अब बुरे दिन आने वाले हैं और ये सरकार इनसे, यानी बीजेपी सरकार और इनके सहयोगी आरएसएस इनसे ऊब गए हैं। अब बहुत जल्दी चाहते हैं कि किसी तरह से 17 सितंबर आ जाए और मोदी जी से देश को छुटकारा मिले। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।